Hello everyone, welcome to the Commerce Setup platform. This is Soumya here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29% in Commerce. जो भी कैंडिडेट राजस्थान सेट कॉमर्स का एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए सेशन काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को मॉक टेस्ट करा रही हूँ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। हर यूनिट के दो दो मॉक टेस्ट रहने वाले हैं और लास्ट में आपको मैराथन भी मिलेगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। Your first question on your screen: which accounting concept states that a business enterprise will continue to operate for an indefinite period? आपकी ऑप्शंस है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट या फिर डुबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 1 मिनट और हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया हुआ है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ऑप्शन नंबर ए। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसमें ये बोला गया है कि जब भी आप कोई बिजनेस का खोलने का सोचते हो, आप मुझे खुद बताओ, जब आप सोचते हो कि कोई बिजनेस हम करेंगे तो क्या आप ये सोचते हो कि कल ही बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं ना, आप ये बिजनेस हमेशा एक आदमी इसीलिए खोलता है कि वो बिजनेस लंबे समय तक चले, इसीलिए बिजनेस को खोला जाता है, इसे बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। यानी आपका बिजनेस जो है वो बहुत ही लंबे टाइम तक चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच टाइप ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड कंटिन्यूसली थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर? इंटरिम ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट या फिर बैलेंस शीट ऑडिट? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट के अंदर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसा कौन सा ऑडिट है जो हमेशा लगातार किया जाता है? चलिए योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए या बी। बी, जैसे मैंने बोला कंटिन्यूअसली, अगर आपने पढ़ा होता तो कंटिन्यूअसली इसका राइट आंसर हो जाता। देखो कंटिन्यूअस ऑडिट जो होता है ना वो लगातार होता रहता है, हर 2 महीने हर 3 महीने में चेकिंग होती रहती है। लेकिन बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहला इंटरिम ऑडिट। देखो इंटरिम ऑडिटेड जो होता है, आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में किया जाता है इंटरिम ऑडिटेड, यानी बीच में, मिड ईयर में। स्टैट्यूटरी ऑडिट वो ऑडिट होती है जो कानून के द्वारा फिक्स होती है, जैसे हर साल आपको करानी ही करानी है, साल के आखिरी में 31 मार्च आपको कराना ही कराना है, रेगुलर पे बेसिस पे नहीं होती। इसलिए रेगुलर बेसिस पे सिर्फ कंटिन्यूस ऑडिट किया जाता है जो हमेशा हर टाइम पे चेक किया जाता है उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्हेन शेयर्स आर forfeited द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर्स, पेड अप अमाउंट ऑन शेयर्स या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जब आपके शेयर्स को जब्त कर लिया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट किस चीज से डेबिट करते हैं हम लोग?
चलिए, योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर्स। देखो, कॉल्ड अप अमाउंट का मतलब ये होता है जब आप शेयर्स को फोरफीट कर देते हो, जब्त कर लेते हो, तो आप शेयर कैपिटल अकाउंट को उतने ही पैसों से डेबिट करोगे जितना आपको मिला है, जितना आपको शेयर्स पे आपने मांगे थे, उसे बोलते हैं कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर्स। याद रखना, जब शेयर्स मांगे जाते हैं, जैसे आपने शेयर्स इश्यू करे, उसके बदले जो आप पैसे लेते हो, सपोज करिए आपके 10 के शेयर्स थे, ठीक है, 10 रुपए के शेयर्स थे आपके, और आपने 10 शेयर्स जो है वो लोगों को कह दिया कि आप 10 शेयर्स हमारे ले लो, बदले में पैसे दे दो। तो 8 लोगों ने ही शेयर्स आपके खरीदे, तो ये जो 8 रुपए आ गए आपके अकाउंट में, तो ये जब 8 रुपए आए थे तो ये क्रेडिट होते थे, शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है उस टाइम पे। लेकिन अब टाइम आ रहा है शेयर्स को फोरफीट करने का, जब्त करने का, क्योंकि उन लोगों ने पैसे नहीं दिए। तो जितने अमाउंट से आप शेयर कैपिटल को आपने क्रेडिट किया था, उसी अमाउंट से आपको शेयर कैपिटल से डेबिट करना होता है। समझ में आ गया? नॉमिनल वैल्यू तो पूरी की पूरी होती है बेटा, 10 की 10, ठीक है। तो जितने आपको मिले हैं, जितनी मांगी गई राशि है, उसको उतने ही पे ही आपको यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचर वेरिफिकेशन इज टू चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, या फिर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वाउचर इज योर बैकबोन। वाउचिंग याद रखना, बैकबोन हड्डी होती है वाउचिंग। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि ऑडिटिंग की बैकबोन कौन है, तो ऑडिटिंग की बैकबोन यानी हड्डी जो है वो वाउचिंग होती है, याद रखना। चलिए, योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑप्शन नंबर बी। वही जो आपने वाउचिंग में दिखाया है कि आपने लेन देन किया है, क्या वो सही है, उसमें अमाउंट लिखा हुआ है, क्या चीज वो उसकी वैधता है, प्रामाणिकता, यही चीज चेक करने के लिए जो है वो वाउचर और वेरिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव यही होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज शोन अंडर विच हेड इन द बैलेंस शीट? करंट लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, या फिर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप इश्यू शेयर्स करते हो और उसके बाद आपको प्रीमियम रिसीव्ड हो जाता है, एक्स्ट्रा कुछ मिल जाता है आपको, तो फिर आपको एक्स्ट्रा चीजें मिली हुई वो कहाँ पे जाती है बैलेंस शीट के अंदर, ये आपको बता दूँ। चलिए, योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व एंड सरप्लस। जब भी कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं प्रीमियम, तो वो हमेशा रिजर्व और सरप्लस के अंदर डाल दी जाती हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कैश आइटम इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, डेप्रिसिएशन, या फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। मम्मी, दरवाजा बंद कर दो। मम्मी, दरवाजा, दरवाजा बंद कर दो।
यहाँ पे तो बहुत तेज बारिश आ चुकी है। नॉन कैश आइटम बताना है आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐसा कौन सा है जो नॉन कैश आइटम है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डेप्रिसिएशन। देखो, नॉन कैश का मतलब नगद नहीं होना चाहिए। डेप्रिसिएशन में क्या अपनी जेब से पैसा देते हो? जब मशीन की डेप्रिसिएशन होती है, आपके घर में खुद की गाड़ी होगी, हर हर महीने उसका डेप्रिसिएशन हो जाता है, यानी उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो क्या आपकी जेब से पैसा जाता है? नहीं ना, इसीलिए इसको नॉन कैश आइटम बोला जाता है। सो डेप्रिसिएशन इज अ राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इंटरनल चेक इज अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल। इंटरनल ऑडिट सिस्टम, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या फिर मैनेजमेंट ऑडिट। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। देखो, इंटरनल चेक का मतलब ये होता है कि जब आपके अंदर, आपके कंपनीज में, बिजनेसेस में काम को इस तरीके से बांटा जाए कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम को ऑटोमेटिकली चेक कर पाए, ये सही कर रहा है या नहीं कर रहा। दैट इज कॉल्ड इंटरनल चेक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आपको टाइम लग सकता है क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इफ द करेंट रेशियो इज 2:1, नेट वर्किंग कैपिटल इज 30,000, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करेंट एसेट्स, आपको बताने हैं। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 60,000। 60,000 इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। देखो, सिंपल सा था। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, आप बताओ। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज, यही तो होता है। तो करेंट एसेट्स कितने दिए हुए हैं? 2:1, या मतलब ये 2 था और ये 1 था, ऐसे तो 2:1 आता है। तो हमें क्या निकालना था? करेंट एसेट्स। और नेट वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? नेट वर्किंग कैपिटल का, नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है मैम, करेंट एसेट्स इंटू करेंट लाइबिलिटीज। तो बस आपको इंटू ही करना था। तो आपके पास करेंट एसेट्स की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2x। 2x को सीधे 30,000 से मल्टीप्लाई कर देते, वर्किंग कैपिटल से 30,000 में 2 का गुणा कर देते, 60,000 आ जाता आपका।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंडो ड्रेसिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रोहिबिटेड बाय विच अकाउंटिंग कन्वेंशन। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी या फिर कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। बताइए विंडो ड्रेसिंग को रोकने के लिए कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है यहाँ पे। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशनल ऑफ कंसिस्टेंसी, या फिर कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, या फिर कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। चलिए टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। देखो विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि हेर फेरी कर देना खाताओं में, खातों के अंदर हेर फेरी कर देना, कुछ फ्रॉड कर देना, उसे विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। उसी के लिए बनाया गया कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर में बोला गया है कि आप सारी चीज हमें बताओगे, आपकी कंपनी में क्या क्या चीज है सब कुछ आप डिस्क्लोज करोगे, कुछ भी आप छुपाएंगे नहीं। तो छुपाओगे नहीं तो अपने आप यहाँ पर विंडो ड्रेसिंग नहीं हो पाएगी, इसीलिए कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर यहाँ पे बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, a statutory auditor of a public company limited is appointed by board of directors, central government, shareholder या फिर managing director, and your time starts now। चलिए योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज शेयर होल्डर। किसी भी कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो ऑडिटर है उसको शेयर होल्डर ही अपॉइंट करता है, यानी कंपनी के मालिक ही कोई अधिकार होता है उसे अपॉइंट करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंडर पार्टनरशिप अकाउंटिंग इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अलाउड एट अ रेट ऑफ 5% एनम, 6% एनम, 12% पर एनम, या फिर नो इंटरेस्ट इज अलाउड। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट कितने परसेंट पे बेटा अलाउड होता है। चलिए इसका राइट आंसर है 6% पर एनम। याद रखिएगा 6% मिलता है यहाँ पे ब्याज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गुडविल इज वैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर बिकॉज द ओल्ड पार्टनर आर रिटायरिंग, द company is being liquidated to compensate old partner for sacrificing their profit share या assets are being sold, and your time starts now।
चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू कंपनसेट ओल्ड पार्टनर्स फॉर देयर सेक्रीफाइसिंग देयर प्रॉफिट शेयर। देखो, जब कोई नया मालिक नया पार्टनर आता है कंपनी के अंदर, तो जो पुराने वाले होते हैं वो अपना प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं कि नहीं देते नए वाले को? अब दो में बंटता था, अब तीन में बटा करेगा, है ना? तो इसी बदले में फिर जो नया वाला आता है वो गुडविल लेकर आता है, तो वो गुडविल फिर किसको बांटता है? ओल्ड पार्टनरशिप को दे देता है उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। आ गया समझ में? ताकि उनका कंपनसेशन हो जाए, बदले में वो भी तो कुछ देगा ना उन्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स इन्वॉल्व चेकिंग existence, ownership, valuation of assets, only the market value of assets, only the physical existence of assets, only the purchase invoices of the assets. And your time starts now. चलिए your time is up and your right answer is option number ए, एग्जिस्टेंस, ओनरशिप एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। देखो, वेरिफिकेशन ये देखता है कि सच में ही आपके पास एसेट है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो आपने कागजी कागजी पे दिखा रखा हो कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, पता चले असली में है ही नहीं, वो चेक होती है। दूसरा होता है ओनरशिप, क्या वो एसेट सच में मालिक के नाम के ऊपर है या नहीं है। तीसरी चीज वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, जो एसेट्स की कीमत दिखाई हुई है क्या असली में वो कीमत है या नहीं है। ये तीनों चीजें करती है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स चेक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग विच मेथड एडजस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट यूजिंग अ जनरल प्राइस इंडेक्स? करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, करंट परचेजिंग पावर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड या फिर फेयर वैल्यू। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, करेंट परचेजिंग पावर मेथड, सीपीपी मेथड। देखो, इसमें क्या होता है, करेंट परचेजिंग पावर मेथड के अंदर इसमें महंगाई देखी जाती है। तो महंगाई कैसे देखी जाती है? सपोज करिए आज से 10 साल पहले, सपोज करिए 2010 में आपने 1 लाख की जमीन खरीदी थी, 1 लाख की जमीन खरीदी थी, तो क्या अब आज उसकी वैल्यू 1 लाख ही होगी? नहीं मैम, आज उसकी वैल्यू 50 लाख हो गई है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर जो महंगाई लगेगी उसी को देख के आपको यहाँ पर जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट को यूज करके आपको यहाँ पर सीपीपी मेथड ही ऐसा है जो हिस्टोरिकल पुराने को यूज करके आपका जनरल प्राइस इंडेक्स को यहाँ पर कैलकुलेट करता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। तो सीपीपी जो है वो ये अब महंगाई के हिसाब से यहाँ पर ये आपके 20% या 10% लगाया जाएगा, उसके हिसाब से ही फिर आपकी जो महंगाई की कीमत तय करी जाती है आपके पुरानी कॉस्ट को देखकर।
तो यहाँ पे बताया जाता है कि कितनी परसेंटेज जो है वो महंगाई बढ़ी है और उसकी आपकी जमीन पे क्या असर पड़ा है, वो सीपीपी मेथड यहाँ पे बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एम्स एट फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन वर्कर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, टॉप मैनेजमेंट या शेयर होल्डर्स। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए इसका राइट आंसर होने वाला है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि हर लोगों को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटो। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बांटी जाएगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के थ्रू बांटी जाएगी। किसी को प्रॉफिट सेंटर दे दो, किसी को रेवेन्यू का दे दो, किसी को कॉस्ट का दे दो। तो जो जिसमें काम करेगा वो उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। उसमें कुछ भी चीज होगी, जवाब कौन देगा? वही देगा। प्रॉफिट कम क्यों है, ज्यादा क्यों है, उसका जवाब कौन देगा? जो प्रॉफिट के अंदर जो मैनेजर होगा, प्रॉफिट सेंटर के अंदर। जो कॉस्ट सेंटर के अंदर जो मैनेजर है, कॉस्ट से रिलेटेड कम सस्ता क्या चीज लगी हुई है, उसका जवाब कौन देगा? वो देगा। तो दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। चलिए आज का सेशन यही तक था। सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।